हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड ज़रूर लाइक करें। हमारा हिंदी का चैप्टर है पहला, श्रम विभाजन एंड जाति प्रथा, जिसका हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया सवाल है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक जो है, श्रम विभाजन का जो लेखक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और भीमराव अंबेडकर जी किस विडंबना की बात करते हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी जो है वो है लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद का पोषकों को की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। कहने का मतलब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कहना है कि इस समय में, आज के टाइम में जातिवाद एक पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन का भी रूप ले रखा है। कहने का मतलब है, श्रमिक मतलब मजदूर या काम करने वाला आदमी, उसको भी जाति के आधार पे बांट दिया गया है। जैसे कि नीच जाति के लोग हैं तो वो नीच जाति का ही नीचे स्तर पर ही काम कर सकता है। इस तरीके से हमें बांट दिया गया है। इसी बात को, यही विडंबना है हमारे अंबेडकर जी के द्वारा। अगला सवाल है, जाति के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक और सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस सवाल का कहने का मतलब है कि जाति के जो पोषक उसके पक्ष में तर्क देता है, यानी कि किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के लोग किसी भी कार्य के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चमार है तो वही चमड़ा या जूता चप्पल सिएगा, ये कार्य कोई भी कर सकता है। या फिर ऐसा नहीं है कि केवल बनिया है वही बनिया हलवाई का काम कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। हलवाई का काम कोई भी वर्ग, कोई भी जाति के लोग कर सकते हैं। यहाँ पर यही कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। अगला सवाल है, जाति प्रथा जातिवाद में के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में हमारे लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आपत्ति ये है कि जाति की बहुत सारी प्रकार है, जिसमें ये है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के रूप ले लिया है। जाति प्रथा जो है, जो जिस तरीके से हम लोगों को जाति में बांट दिया है सबके काम के आधार पर, उसी तरीके से आज के टाइम में काम को उसका जाति का नाम दे दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। इसका कहने का मतलब है कि सभ्य समाज, सभ्य मतलब अच्छा संस्कार वाला समाज जो है, अच्छे लोग हैं, अच्छे सोच समझ के लोग हैं, वो श्रम विभाजन को किसी भी श्रमिक, यानी श्रमिक मतलब किसी भी मजदूर को विभिन्न पहलुओं से, यानी विभिन्न कार्यों से या विभिन्न तरीके के कानून से या विभिन्न तरीके के रूल रेगुलेशन से बांध के नहीं रखता है, या अस्वाभाविक रूप से विभाजन नहीं करता है, यानी उस पर दबाव नहीं बनाता है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। जो सभ्य समाज के लोग हैं वो वही केवल ऐसा करते हैं, बट जो जो भी सोच विचार वाले लोग हैं वो ऐसा जरूर करते हैं कि तुम नीचे वर्ग के लोग हो तो तुम नीचा ही करो। अगला सवाल हमारा है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती?
तो जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप क्यों नहीं कही जा सकती, ये सवाल आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले कह रहा है कि हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारत में ही जाति का भेद होता है, जबकि अदर देशों में गोरे काले का भेदभाव चलता है। जो काला है वो गोरे से भेदभाव चलता है, बट हमारे देश में गोरे काले का नहीं, हमारे देश में जाति का भेदभाव चलता है। इसीलिए कह रहा है कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसका आंसर है, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। क्योंकि श्रम विभाजन अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों को रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता पिता के घर में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अक्रमव्यक्तता को बढ़ाने वाला होता है। इस सवाल का कहने का मतलब है कि जब बच्चा, हमारे समाज में ज़्यादातर देखते हो कि माता पिता ही डिसाइड करते हैं कि बच्चे क्या बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर बने या बच्चे खेती करे या बच्चे जो बन करे, वो ज़्यादातर पेरेंट्स गार्जियन ही डिसाइड करते कि हमारे बच्चा जन्म लेने से पहले ही ये बनेगा। लड़की हो तो पुलिस बनेगा, लड़का हो तो पुलिस बनेगा, लड़की हो तो टीचर बनेगी। ऐसा हमारे समाज में कह दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि लड़का हो तो डॉक्टर बनेगा, लड़की हो तो इंजीनियर बनेगा। ऐसे हमारे समाज में बच्चों को पैदा होने से पहले ही कहा जाता है, जबकि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि इसमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी रुचि कहीं और लगती है और उसकी रुचि के अनुसार वो कार्य उसके लिए सही नहीं होता है, जिसके कारण बेरोजगारी भी फैलती है। उसको उस काम को करने में मन नहीं लगता, जिसके कारण उसमें वो रुचि नहीं ले पाता, जिसके कारण उसमें गरीबी भी आ सकती है। वो कार्य ठीक से नहीं करेगा तो पैसा अच्छे से नहीं कमा पाएगा, जिसकी वजह से गरीबी भी आएगी। दूसरा, अक्रम व्यक्तता मतलब अपने कार्य को, अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से व्यक्त ना करना। अगला सवाल है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इस सवाल का आंसर है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं हो, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। देखो बच्चों, इसका आंसर ये है कि देखो, हमारे भारत में जाति प्रथा जो है वो बेरोजगारी का प्रमुख कारण प्रत्यक्ष रूप से ये है कि देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो माता पिता घर में ही निर्धारित कर देते कि बच्चे ये बनेगा, जबकि उस बच्चे को उसमें मन नहीं लगता है। और जब मन नहीं लगेगा तो बच्चे कार्य कुशल तरीके से नहीं कर पाएगा। जब कार्य में उसको रुचि ही नहीं होगा तो वो कार्य कुशल तरीके से नहीं कर पाएगा। और जब कुशल तरीके से नहीं कर पाएगा, जिसमें उसका न दिल लगेगा न दिमाग लगेगा उस कार्य को करने में, और जब दिल और दिमाग कार्य को नहीं लगेगा तो वो उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, या फिर उसको उस काम को करने आएगा ही नहीं। क्योंकि न दिल लगे, जिस काम को करने में हमें दिल नहीं लगता है उस काम को हम सीखना भी नहीं चाहते। ऐसा हमारे साथ होता है। तो जब हम सीखना ही नहीं चाहेंगे तो ऑफ कोर्स यही सबसे बड़ा कारण है बच्चों कि हमारे समाज में ये बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जैसे और ये जातिवाद पे भी निर्भर करता है। क्योंकि कोई बड़े परिवार में ऊंचे जाति में पैदा हो गया, लेकिन उसको उस कार्य को करने में मन नहीं लग रहा है, तो जब मन नहीं लग रहा है फिर भी उसके परिवार वाले चाहते हैं कि ज़बरदस्ती वो बच्चा वो कार्य करे, तो वो ज़बरदस्ती माता पिता कहेगा, लेकिन बच्चा को मन ही नहीं लग रहा, तो जायज़ बात है कि बच्चा नहीं सीखना चाहेगा और नहीं करना चाहेगा, जिसकी वजह से वो बेरोजगार रह जाएगा। और इसी वजह से यही सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी का। अगला सवाल है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों।
तो हमारे लेखक जी जो है भीमराव अम्बेडकर जी, लेखक भीमराव अम्बेडकर जी आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों को निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विश्वसता व मनुष्य को काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त हो सकता है। इस सवाल का कहने का इसमें आंसर ये है कि आज के टाइम में उद्योगों में गरीबी से भी उत्पीड़न बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी है वो निर्धारित कुछ, देखो उद्योग मतलब फैक्ट्री में, कंपनी में जो होता है वो टाइम टेबल से काम होता है, लेकिन कुछ लोगों को उस टाइम टेबल के हिसाब से काम करने में मन नहीं लगता है, उस टाइम में उसको काम करने में कोई रुचि नहीं होती है और उसमें लेकिन उसको उसकी व्यवस्था होती है, मतलब उसकी मजबूरी होती है। व्यवस्था मतलब मजबूरी होती है कि उस इंसान को कंपनी के टाइम के हिसाब से ही काम करने जाना पड़ता है और वो इस वजह से वो काम को टालने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मजबूरी बस उसको काम करना पड़ता है और काम करने के लिए कंपनी वाले उसे प्रेरित करता है जहाँ पर ना उसका दिल लगता है और ना ही दिमाग। यही कारण है कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या इसे ही माना जाता है। अगला सवाल है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो अब हमारे लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लेखक के पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया जाता है, जो इस प्रकार है। जैसे अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता से श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र के रूप में इत्यादि। देखो, पहला है कि इसमें जाति प्रथा में हानिकारक पहलू क्या है, हानिकारक प्रथा के रूप में क्यों दिखाया गया है इसको। तो सबसे पहली बात है कि अस्वाभाविक श्रम विभाजन, मतलब कि जो कार्य करने में मन न हो उस काम को में उसको भाग में बांटना। दूसरा, बढ़ती बेरोजगारी, जब काम में मन नहीं लगेगा तो ऑफकोर्स उसको में बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरा, अरुचि मतलब कि उसमें रुचि न लगना, उस काम को करने में मन न लगना, खुश न रहना। अगला जो है विवशता से श्रम का चुनाव करना, मतलब मजबूरी बस पेट को पालन करने के लिए किसी काम का चुनाव करना। और गतिशील एवं आदर्श समाज, जब देखो कोई अदर समाज, उसी समाज में अदर आदमी कोई काम करके, वो सेम काम करके बहुत पैसा कमा रहा है, तो उसके माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी यही काम करके बहुत सारा पैसा कमाए, जबकि इस बच्चे को उस काम में मन नहीं लगता। तो ये भी कारण हो सकता है, ये भी हानिकारक प्रथा हो सकता है। अगला सवाल हमारा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यकता माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। जैसे बहुविधि हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। इस सवाल में ये कह रहा है कि हमें सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोकतंत्र मतलब कि जनता के अंदर आपस में प्यार होना चाहिए, सब एक दूसरे से मिल के रहे, सब में हर जनता के अंदर भाईचारा हो, सभी एक दूसरे के साथी भाई बन के रहे, सब में भाईचारा हो, सबको एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, सब एक दूसरे का सम्मान करे। और और ये सम्मान कैसा होना चाहिए, जैसे दूध और पानी जब मिल जाता है तो कभी अलग नहीं होता, ऐसे ही समाज को हमें एक दूसरे को मिल के रहना चाहिए, तभी ना जाकर के हमारे समाज में लोकतंत्र की स्थापना होगी ऐसी। तो हमारा अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा
पाठ का सारांश लिखें। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ का सारांश हम बताते हैं। आज के युग में देखिए, सबसे पहला लाइन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बच्चों, हम बताते हैं आपको। सबसे पहला नाम लिखेंगे कि यह पाठ, ऐसे लिखेंगे यह पाठ हमारे यह पाठ श्रम विभाजन, यहाँ पर लिखेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा हमारे लेखक भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम ये करेंगे। इतना लाइन लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे कि इस पाठ में फिर अगला लिखेंगे कि इस पाठ में हमारे लेखक भीमराव अम्बेडकर जी कहना चाहते हैं कि हमारा आज के युग में भी जाति प्रथा एक वकालत सबसे बड़ी विडंबना ये है कि तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही स्वरूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन कहते हैं कि श्रम विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। श्रम विभाजन नहीं, जाति प्रथा श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन और उनमें ऊंच नीच का भेदभाव करती है। वस्तुतः जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालात में कि व्यक्ति अपना काम चालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूँकि व्यवसाय में ऊंची नीच होता रहता है, अतः जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प। चूँकि जाति प्रथा में पेशा चलने की गुंजाइश नहीं है। इसी का हमारा अगला सवाल मतलब अगला स्लाइड है। इसीलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होता है। इसमें आवाज संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवन चर्या और सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। बच्चे, हम इसका पहला स्लाइड फिर से समझाते हैं आपको। देखो, भीमराव अम्बेडकर जी कहना चाहते हैं कि आज के युग में जाति प्रथा की वकालत बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। जाति प्रथा जो है, यानी आप जात में बांटवारा जो है, वो श्रम विभाजन, यानी श्रम मतलब मेहनत मजदूरी का ही भाव है। मतलब पहले के जमाने में जो लोग तेल पेरता था उसको तेली कहता था, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन था उसको ज़मींदार यानी भूमियार कहा गया, जो ज़्यादा धान रोपता था धानुक हो गया, जो ज़्यादा हर बैल चलाता था उसको चमार कह दिया गया। इस तरीके से लोगों को काम के आधार पर उसका नाम डाल दिया गया। ये हमारे समाज में बहुत पहले हो गया, 2 साल 300 400 5 साल 100 साल पहले हो गया। तो उसी के आधार पे लोग एक दूसरे को काम से नीच समझने लगे। तो अगला सवाल है तो फिर आगे कहता है कि श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। श्रमिक विभाजन नहीं, जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। मतलब श्रमिक विभाजन नहीं, कह रहा है कि श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। श्रम विभाजन जो है
कि आधुनिक युग यानी आज के टाइम में श्रम का विभाजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जैसा कार्य करेगा उसको उस तरीके से बांटना, उस तरीके से नाम देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 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 श्रमिक विभाजन नहीं। लेकिन श्रम का विभाजन जरूरी है, बट श्रमिक का विभाजन जरूरी नहीं है। श्रम विभाजन मतलब कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहना जरूरी है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुसाध चमार और नीचे वर्ग के लोग भी हो सकते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होना अमीर जमींदार भूमियार भी हो सकता है, वो भी खेत में काम कर सकता है। इसीलिए ये लाइन लिखा गया है कि श्रमिक विभाजन नहीं होना चाहिए। अगला, जाति प्रथा श्रमिक को अस्वाभाविक विभाजन करती है। जाति प्रथा जो है वह स्वाभाविक रूप से क्या करता है, श्रमिकों को विभाजित करती है और इसमें ऊंच नीच का भेदभाव करती है। और श्रमिकों का जैसे ही विभाजन होता है उसी में जैसे ही इंसान का, श्रमिकों मतलब इंसानों का, जो काम करने वाला इंसान होता है उसका विभाजन होता है, और उसमें ऊंच नीच का जरूर ही भेदभाव होता है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता। जाति प्रथा को हम श्रम विभाजन नहीं मान सकते, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर निर्भर करता है। क्योंकि जो हमारा काम जो है, हमारा कार्य जो है वो हमारे रुचि पर, हमारे लगन पर निर्भर करता है। इसीलिए इसे हम जाति प्रथा के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते। जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। लेकिन जबकि जाति प्रथा जो है मनुष्य को उसके जन्म के आधार पर उसके ऊपर थोप दिया जाता है, उसके परिवार के द्वारा, उसके पिता के द्वारा, उसके समाज के द्वारा। जो पहले के ज़माने में जो रथ बनाता था वो शूद्र पुत्र कहलाता था। जो क्षत्रिय होता था, जो तीर चलाता था, तलवार चलाता था, उसको क्षत्रिय कहा जाता था। उसी तरीके से जो वैश्य का काम, बेचने खरीदने का काम किया जाता था, उसको वैश्य कहा जाता था। तो यहाँ पे वही बात कही रही है। लेकिन जो कि उसके रुचि में नहीं। अगर हमारा पिता, मान के चलो 1 मिनट का, अगर किसी का पिता रथ बना रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका बेटा जो होगा नया जन्म लेगा तो उसको भी रथ बनाने में मन लगेगा। यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि उसमें रुचि पर, मनुष्य पे रुचि पर होता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है। क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर इसलिए होता है क्योंकि उसका नया बच्चा जन्म लिया है तो उसको जो मर्जी उस काम को करने में मन लगेगा। अगर आगे कहता है कि मनुष्य की रुचि और रुचि इनमें कोई मायने नहीं रखती ऐसी हालात में, क्योंकि अपना काम चालू ढंग से करता है। जब मनुष्य को अरुचि जब अपना छोड़ना पड़ता है तो उसको जो है छोड़ना पड़ता है, तो उसके अंदर रुचि अरुचि नहीं रह जाती एंड उसको अपने जात के द्वारा अपने उसके ऊपर काम को थोप दिया जाता है। अब अगला कह रहा है कि अपना काम वो टालू ढंग से करता है। कि वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता है और वो काम को कुशल तरीके से, जिस काम को हम मन से नहीं करेंगे उसका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलेगा, तो बेरोजगारी आएगी और कुशलता जरूर ही आएगी। कह रहा है और वो उस काम को न श्रेष्ठ उत्पादन होता है और न ही उस काम में हमें रिजल्ट सही मिलता है। वही बात यहाँ पर श्रेष्ठ उत्पादन कर, क्योंकि व्यवसाय में उच्च नीच होता रहता है। लेकिन फिर भी अगर मन से नहीं करेंगे तो पूरा जीरो हो सकता है, हमें बहुत सारे घाटे का नुकसान हो सकता है। इसी सवाल का अगला स्लाइड है। कह रहा है इसीलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न और बेरोजगारी को जन्म देती है, और यही कारण है कि जब उसके ऊपर ये बात थोप दी जाती है तो ये उसके ऊपर यही उत्पीड़न मतलब समस्या, बीमारी और टेंशन और गरीबी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी का मूल में जाति प्रथा ही है, और भारत में गरीबी और उत्पीड़न में, बेरोजगारी में और गरीबी में सबसे ज़्यादा हाथ जो है वो जाति प्रथा का है। अगला सवाल आगे कह रहा है, स्पष्ट यह है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा समाज एक आदर्श समाज नहीं है। आज बहुविधि हितों में सबका भाग होता है।